हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एक्स स्क्वायर क्लासेस पर। और मैं आपके सामने फिर से पेश हूँ एक बहुत ही बढ़िया लेक्चर लेकर। और लेक्चर किस पे रहेगा? लेक्चर हमारा रहेगा भाई बच्चों, किसके ऊपर रहेगा भाई? हमारा लेक्चर रहेगा चार्ज के बारे में, जो हम पढ़ रहे थे, जो हम पढ़ भी चुके हैं पीछे। तो उसमें हमने चार्ज के बारे में बेसिक डिस्कशन देख लिया था। चार्ज के टाइप होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ज्यादा एक्सप्लेनेशन हम उसके बारे में करेंगे नहीं, है ना। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया था। आज हम चार्ज की डेफिनेशन हमने कल पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ चार्ज। चार्ज की यूनिट एंड डायमेंशंस के बारे में हमें आज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज होती है, सबको पता है कि चार्ज की ऐसा यूनिट जिसको हम बोलते हैं, चार्ज की ऐसा यूनिट जिसको बोला जाता है होता है क्या? क्या होता है? कूलाम। चार्ज की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी भाई? कूलाम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कूलाम। ठीक है। तो चार्ज की ऐसा यूनिट क्या हो गई हमारे पास? यहाँ पे कूलाम हो गई, जिसको डिनोट किया जाता है कैपिटल सी से। जिसको किससे डिनोट किया जाता है भाई? कैपिटल सी से। चलो आगे की बात करते हैं। आगे एक डिस्कशन और करते हैं कि करंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास I इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। ये डिस्कशन अभी हमने किया नहीं है, लेकिन आगे चल के करेंगे। तो यूनिट और बता देता हूं मैं चार्ज की। क्या होता है? करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। तो यहां से Q इज इक्वल टू मैं लिखूंगा तो लिखूंगा I इंटू में टी। और I करंट की यूनिट होती है एम्पियर इंटू में सेकेंड। तो चार्ज की एक और यूनिट हो गई हमारे यहाँ पे एम्पियर इंटू में सेकेंड। क्या हो गई भाई? एम्पियर इंटू में सेकेंड, एक यूनिट और आ गई चार्ज की। क्लियर है बात यहां तक? चलो देखो, और छोटी यूनिट की बात करना चाहिए चार्ज की, अगर और यूनिट देखना चाहे, जैसे मिली में देखेंगे, माइक्रो में देखेंगे, नैनो में देखेंगे, तो 1 मिली कुलाम इक्वल टू हो जाएगा 10⁻³ कुलाम। ये सबको पता है। 1 माइक्रो कुलाम, सॉरी 1 माइक्रो कुलाम इक्वल टू हो जाएगा 10⁻⁶ कुलाम। और 1 नैनो कुलाम इक्वल टू हो जाएगा 10⁻⁹ कुलाम। इतना डिस्कशन आपको पता होना चाहिए। क्लियर है भाई? ठीक है ना, इतना डिस्कशन आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं कि चार्ज की और भी यूनिट्स हमारे पास होती हैं भाई। और भी यूनिट हमारे पास होती हैं, बहुत सारी यूनिट होती हैं। लेकिन और यूनिट बताने से पहले मैं एक बार इसकी डायमेंशन की बात कर लेता हूँ। डायमेंशन की बात कर लेता हूँ। तो ये जो यूनिट है यहाँ पे चार्ज की, जो देख रहे हैं आप, जो यूनिट देख रहे हैं, एम के एस यूनिट बोला जाएगा इसको। कौन सी यूनिट बोला जाएगा भाई? एम की एस यूनिट बोला जाएगा। ठीक है। अच्छा, सीजीएस में यूनिट देखते हैं चार्ज की। सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है भाई? स्टेट गुलाम। क्या होती है? स्टेट गुलाम होती है, जिसको ESU भी बोला जाता है। ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या बोला जाता है भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है भाई। चलो आगे हम बात करेंगे कि इसकी सीजीएस यूनिट तो हमारे पास क्या हो गई? स्टेट गुलाम हो गई। चलो और यूनिट देखते हैं इसकी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, EMU। क्या बोला जाता है? EMU, जिसको क्या बोला जाएगा? एब गुलाम। क्या बोला जाएगा भाई? एब गुलाम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट क्या हो जाएगी आपके पास यहाँ पे? एब गुलाम हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई? एब गुलाम हो जाएगी। बात आ रही समझ में? तो यहाँ पे मैं इनका रिलेशन लिख देता हूं कि 1 गुलाम इक्वल टू होता है आपके पास 3 इंटू में 10⁻⁹। कितना भाई? 3 इंटू में 10⁻⁹। क्या? स्टेट गुलाम। क्या होता है? 3 इंटू में 10⁻⁹ स्टेट गुलाम। अच्छा, अगर इसकी इक्वल और हम देखें तो एब गुलाम क्या होता है? 1/10 एब गुलाम। ये रिलेशन सारे आप ये सभी याद रखेंगे कि 1 गुलाम इक्वल टू होता है हमारे पास 3 इंटू में 10⁻⁹ स्टेट गुलाम। 3 इंटू में 10⁻⁹ स्टेट गुलाम। और 1/10 एब गुलाम। ये तीनों का रिलेशन हो गया भाई, तीनों का रिलेशन हो गया आपके सामने। ये तीनों यूनिट्स हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। किसकी यूनिट भाई? चार्ज की। चार्ज की तीनों यूनिट हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। आप अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। चार्ज की मैंने तीनों यूनिट यहाँ पे मेंशन कर दी है। ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं कि चार्ज की दो यूनिट लिखेंगे हम। स्मॉलेस्ट यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे और लार्जेस्ट यूनिट के बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट। तो ये जो यूनिट यहाँ पे लिखी गई है, आपको दिख भी रहा होगा। क्या दिख रहा है भाई?
3 इंटू में 10⁹ स्टेट कुलाम। तो स्टेट कुलाम जो होती है चार्ज की स्मॉलेस्ट यूनिट बोला जाता है। इसको लिखा भी जाता है फ्रैंकलिन भी लिखा जाता है, फ्रैंकलिन भी हम इसको लिख सकते हैं। तो फ्रैंकलिन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, फ्रैंकलिन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज और इसी को लिखा जाएगा फ्रैंकलिन। चलिए अब दूसरी बात का डिस्कशन कर लेते हैं कि चार्ज की लार्जेस्ट यूनिट किसको कहा जाएगा। तो लार्जेस्ट की जब हम बात करेंगे, लार्जेस्ट की जब यूनिट की बात करेंगे हम, तो लार्जेस्ट यूनिट की जगह पे आपको सबको क्या आ जाएगी, फैराडे। क्या आ जाएगी भाई, फैराडे। चार्ज की लार्जेस्ट यूनिट आपके पास आ जाएगी फैराडे, और एक फैराडे इज इक्वल टू हो जाएगा 96,500 कुलाम। क्या आ जाएगा भाई, 96,500 कुलाम। ये रिलेशन है भाई, ये चार्ज की यूनिट्स का रिलेशन आप सभी को याद में रखना है। याद रखना है, क्या याद रखोगे कि 1 फ्रैंकलिन, ये फ्रैंकलिन हो गया, ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज हो गई, स्टेट कुलाम इसको बोला जाता है, EH यूनिट भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं लार्जेस्ट यूनिट क्या हो जाएगी, फैराडे हो जाएगी, और 96,500 कुलाम उसके इक्वल उसकी वैल्यू हो जाएगी। एक फैराडे इक्वल टू 96,500 कुलाम हो जाएगा। बात आ रही समझ में सभी को, ठीक है, नो टेंशन। तो ये तो थी चार्ज की यूनिट्स के बारे में डिस्कशन था भाई, किसके बारे में था, यूनिट के बारे में डिस्कशन था। अच्छा आपसे ये पूछ ले कि भाई, आपसे ये पूछ लिया इसने कि EMU और ESU का रेशियो बताओ, EMU और ESU का रेशियो क्या पूछ लिया, EMU और ESU का रेशियो पूछ लिया आपसे। ठीक है, तो EMU कहां पे है, EMU की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1/10 एब गुलाम। ठीक है ना, कितनी होती है, इसको EMU बोला जाता है, मैंने बताया भी होगा। देखो एब गुलाम को क्या बोला जाता है, EMU बोला जाता है। तो दोनों का रेशियो जब आपसे पूछ लेगा तो आ जाएगा 3 इंटू में 10 टू पावर कितना भाई, 10, 3 इंटू में 10 गुलाम। बात आ रही समझ में, आ रही सभी को, 3 इंटू में 10 टू पावर 10। ठीक है, ये इनका रेशियो आ जाएगा। रेशियो में कभी ये नहीं आता, यूनिट नहीं आएगी। ठीक है भाई, बात आ रही समझ में सभी को, ठीक है, दोनों चार्ज की यूनिट है EMU और ESU, इसे चार्ज से चार्ज कैंसिल आ जाएगा, कोई यूनिट नहीं आएगी, 3 इंटू में 10 टू पावर 10 ही यहाँ पे बच जाएगा आपके पास। क्लियर है, और बाकी सारा देखो, माइक्रो कुलाम हो गया, मिली कुलाम हो गया, नैनो कुलाम हो गया, सारी चीजें आपको याद रखनी है। ओके, चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं। चार्ज की यूनिट्स के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी कर दिया कि भाई चार्ज की यूनिट्स आपके पास क्या क्या हो जाएंगी। ठीक है, सारा एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे करते रहेंगे। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज। किसके बारे में बात करेंगे भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगे। प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना इन सभी को। हम 5-6 प्रॉपर्टीज की बारे में बात करेंगे, सारी की सारी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। कि पहली प्रॉपर्टी तो हम पढ़ेंगे कि चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड। पहली प्रॉपर्टी तो क्या आ जाएगी, चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड। जो चार्ज हो ट्रांसफेरेबल है भाई, क्या है, चार्ज है वो ट्रांसफेरेबल है। चार्ज को एक ऑब्जेक्ट से हम दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मार्कर है, ये चार्ज्ड है, क्या है, चार्ज्ड है, और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जब मैं इन दोनों को कांटेक्ट में रख दूंगा तो इसका चार्ज जो है इसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। सीधी सी बात है, चार्ज जो है वो ज्यादा चार्ज की वजह से कम की ओर ट्रांसफर होगा, ज्यादा से कम की ओर ट्रांसफर हो जाएगा। तो एक के ऊपर चार्ज नहीं था, इस ब्लैक वाले के ऊपर चार्ज नहीं था, रेड वाले के ऊपर चार्ज था। जैसे मैंने दोनों को कांटेक्ट में रखा तो इससे चार्ज इसके ऊपर ट्रांसफर हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं ना कि चार्ज कैन बी ट्रांसफर, चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है। तो हम लिख देंगे when an uncharged body put in contact to charged body, then uncharged body
गेट चार्ज्ड। बात आ रही समझ में? क्या हुआ इसका मींस क्या हुआ कि अनचार्ज के ऊपर चार्ज था ही नहीं, तो चार्ज से अनचार्ज के ऊपर चार्ज क्या हो गया भाई, ट्रांसफर हो गया। इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड, है ना। चार्ज इज ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। बात आ रही समझ में? चलिए अब दूसरी प्रॉपर्टी का डिस्कस करते हैं कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड, चार्ज इज always associated with mass। क्या कह सकते हैं कि चार्ज जो है वो हमेशा मास के साथ होगा। इट मींस क्या हुआ, अगर किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है तो ये कंपलसरी है कि उसके पास मास भी होगा। अगर किसी बॉडी के पास चार्ज है तो ये कंपलसरी है कि उसके पास मास भी होगा। लेकिन इसका वाइस वर्सा, क्या रे वाइस वर्सा, इसका उल्टा जरूरी नहीं है। इसका उल्टा जरूरी नहीं है कि किसी बॉडी के पास मास है तो उसके पास चार्ज भी हो, ये कंपलसरी नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास बट मास नॉट बी एसोसिएटेड विद चार्ज। मास नॉट बी एसोसिएटेड विद चार्ज, मास चार्ज के साथ एसोसिएटेड नहीं होता। बात आ रही समझ में? चलो एग्जांपल देते हैं आपको, एग्जांपल देता हूं मैं। एग्जांपल से क्या समझना है आपको, जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, उसके पास चार्ज है, उसका मास है। बात आ रही समझ में? ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट के पास मास नहीं है, मैंने उसको इलेक्ट्रॉन दे दिए भाई, इलेक्ट्रॉन दे दिए, उसके पास चार्ज आ गया। अब ये कंपलसरी है कि उसके पास मास होगा या नहीं होगा। इट मींस क्या हुआ कि कोई भी बॉडी है वो चार्ज्ड है तो ये जरूरी है कि उसके पास मास भी होगा। कम हो ज्यादा हो ये डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड देखना है आपको कि भाई चार्ज है तो वो मास भी होगा। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, है ना, बाकी सारे भी अल्फा पार्टिकल्स हो गए। आगे जो भी हम क्वांटम फिजिक्स में जो पार्टिकल्स पढ़ेंगे उनमें बहुत सारे पार्टिकल्स आएंगे। लेकिन अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। क्या होता है भाई, हमारे पास न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के पास मेरे को ये बता दो कि उसके पास मास होता है भाई, प्रोटॉन की इक्वल मास होता है उसके पास 1.6 इंटू में 10 टू पावर माइनस 27 kg, ये मास होता है भाई न्यूट्रॉन के पास। लेकिन न्यूट्रॉन के पास चार्ज कितना होता है? 0, चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं होता। तो यहां से एक चीज समझ में आ रही कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज था तो उसके पास मास था, प्रोटॉन के पास चार्ज था तो उसके पास मास भी था। लेकिन यहां पे मैं न्यूट्रॉन की बात कर दूं, मैंने नीचे की लाइन लिखी है बट मास नॉट बी एसोसिएटेड विद मास विद चार्ज, कि न्यूट्रॉन है उसके पास मास तो है लेकिन चार्ज नहीं है। बात आई समझ में सभी को? ओके, ये चीज समझनी है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। दिख रहा है सभी को यहां तक? अरे दिख रहा है क्या? तीसरी प्रॉपर्टी भी मैं लिख दूं यहां पे। चलो तीसरी प्रॉपर्टी भी मैं लिख देता हूं। चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज जो होता है वो कंजर्व रहेगा, संरक्षित रहेगा। हिंदी में बात करें तो संरक्षित रहेगा भाई। चार्ज कैन नॉट, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्या लिख देंगे? चार्ज neither be created nor be destroyed। चार्ज को ना तो बनाया जा सकता है, क्रिएट किया जा सकता है, ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं भाई। बात आ रही समझ में?
चार्ज को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, चार्ज को हम क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता दूं आपको कि मेरे पास हैंड है, मेरे दोनों के दोनों को मैं रब करता हूं, मान लो दोनों के दोनों को मैंने क्या किया, रब किया, ऐसे गर्म हो जाते हैं। अब दोनों के दोनों न्यूट्रल थे या नहीं थे, लेकिन एक से दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, एक से दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। और वो ट्रांसफर क्या हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स हुए। इट मींस क्या हुआ कि चार्ज वो ट्रांसफर हुआ है, चार्ज वो ट्रांसफर हुआ, वो क्रिएट नहीं किया गया। तो आप ये समझो कि सर चार्ज तो क्रिएट हो सकता है, हम किसी भी बॉडी को चार्ज दे सकते हैं, किसी भी बॉडी से चार्ज ले सकते हैं, है ना। कोई न्यूट्रल है तो उसको चार्ज दे सकते हैं, तो वहां पे क्रिएट समझा जाना चाहिए। नहीं 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 भाई, ऐसा नहीं होता, वहां पे चार्ज क्रिएट नहीं होता। मैं आपको बता दूं कि हमारे पास एक एटम होता है, एटम की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों के दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब प्रोटॉन कहां पे प्रेजेंट होता है, इसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। मान लो इसके पास एक प्रोटॉन है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है ये, ठीक है। किसका भाई एटम, हाइड्रोजन का एटम है। अच्छा, इसके पास एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल गया। जब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन था तब ये था न्यूट्रल। सारी की सारी हमारे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जितनी भी बॉडी हैं, जितनी भी चीजें हैं, सारी की सारी किससे बनी हुई हैं, किससे बनी हुई है, वो सारी की सारी एटम से मिलकर बनी होती है। अब एटम्स में क्या होते हैं, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन का तो हम डिस्कस करेंगे नहीं, क्योंकि वो तो चार्ज है ही नहीं उसके पास, तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, प्रोटॉन था और इलेक्ट्रॉन था। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, तो इसके इलेक्ट्रॉन की जगह खाली होगी, इसके पास कौन सा चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता, तब इसके पास नेगेटिव चार्ज हो जाता। इट मींस क्या हुआ कि चार्ज वो क्रिएट नहीं किया जा रहा, चार्ज को क्रिएट नहीं किया जा रहा। चार्ज कैन बी ट्रांसफर ओनली, चार्ज को ओनली ट्रांसफर किया जा सकता है, क्रिएट नहीं किया जा सकता। बात आई समझ में, ठीक है, बहुत अच्छी है भाई। चलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपके पास क्वांटम फिजिक्स का भी डिस्कशन कर देता हूं। मेरे पास क्या होता है, यूरेनियम, यूरेनियम का न्यूक्लियस होता है, यूरेनियम का प्रोटॉन होता है, सॉरी क्या बोलते हैं, एटम होता है 92 238। कितना होता है भाई, 92 238। अब वो किस किस में टूट जाएगा, किस किस में टूट जाएगा, थोरियम में टूट जाएगा 90 और 234, 90 प्लस 234। अब दूसरा क्या बचेगा मेरे पास, हीलियम का बचेगा, हीलियम का न्यूक्लियस बचेगा। अब हीलियम में क्या होगा, देखो 92 यहाँ पे है, 90 यहाँ पे बचेगा, कितना 2 बचेगा। अब यहाँ पे कितना है 38, यहाँ पे कितना है 34, तो यहाँ पे कितना बचेगा 4। ये डिस्कस आपको, ये आपको चार्ज ऑलवेज बी कंजर्व के लिए याद रखनी है। बाकी डिस्कस हम एटम के बारे में पढ़ेंगे, है ना। न्यूक्लियर फिजिक्स जब हम पढ़ेंगे उसमें आपको डिस्कशन किया जाएगा इन चीजों का। तो 92 था इसके पास, 38 इसका मास था। अब इसका मास कितना होता है 234, मास भी कंजर्व्ड है, चार्ज भी कंजर्व्ड है। देखो 92 था, यहाँ पे भी 2 है, तो चार्ज ऑलवेज भी कंजर्व्ड। बात आ रही समझ में, है ना। 3 प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी और मैं प्रॉपर्टी के बारे में भी डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। उतार लीजिए, उतारना चाहते हैं तो उतार लिया। चलो इनवेरियंस ऑफ चार्ज, इनवेरियंस ऑफ चार्ज, इसका मींस क्या हुआ कि चार्ज जो है वो भाई वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, चार्ज जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। कैसे, देखो लिख देंगे हम यहां पे, चार्ज इज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी। यहां पे ये भी बोल सकते हैं चार्ज इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द वेलोसिटी। चार्ज होता है वो वेलोसिटी से के ऊपर क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, वेलोसिटी से, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। इसका मीन्स क्या हुआ, इसका भी मैं एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी तरीके से समझाने वाला हूं भाई, ध्यान से समझना है, समझोगे ध्यान से, ध्यान से समझना। कैसे, आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है हमारे पास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चलो मैं यहां पे लिख देता हूं me, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास होता है 9.1 इंटू में 10⁻31 kg। हमारे पास मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.6 इंटू में 10⁻⁴
कितना भाई, -27 kg। बात आ रही समझ में सभी को? अरे आ रही है नहीं आ रही? बात आनी चाहिए भाई सभी को समझ में। 1.6 इंटू में 10⁻⁻27 kg। ठीक है भाई, दो हो गए हमारे पास। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट हो गया, सॉरी चार्ज नहीं है भाई, मास प्रेजेंट हो गया। अब मेरे को बताओ कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू एम वी। P इज इक्वल टू एम वी। अब लीनियर मोमेंटम ऑलवेज भी कंजर्व रहेगा। अब मेरे को ये बताओ कि मास जो है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जो है वो वेलोसिटी के एंटी प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा मैं यहाँ पे ये बोल दूं कि वेलोसिटी भी एंटी प्रोपोर्शनल होगी भाई मास के, वेलोसिटी भी मास के एंटी प्रोपोर्शनल होगी, है ना। यहां से एक चीज हमें समझ में आ रही होगी, देखो इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कम है किससे, मास ऑफ प्रोटॉन से। कैसे? क्योंकि यहाँ पे एक चीज समझो कि यहाँ पे पावर में कितना है, 31 है, माइनस का 31 बहुत कम हो जाएगा। अच्छा ये 27 है, इसके ऊपर आपको फोकस नहीं देखना, 9.1 और 1.6 की तरफ नहीं देखना आपको, एक तो ये इसकी तरफ देखना, पावर नेगेटिव में किसकी ज्यादा है, जिसकी ज्यादा होगी वो कम होगा। इलेक्ट्रॉन का मास है वो प्रोटॉन के मास से कम है। क्लियर है? इतना ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रॉन का मास और प्रोटॉन के मास से कम है। ठीक, अब सुनो ध्यान से। अब मास इलेक्ट्रॉन का कम है तो मैं ये कह सकता हूं कि वेलोसिटी है वो इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होगी, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन से। किसी भी एटम में, किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रोटॉन्स के कंपेयर में ज्यादा वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं, ज्यादा वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं। ये भी बात समझ में आ रही होगी आपको। चलिए, तो मेरे को ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है, प्रोटॉन की वेलोसिटी क्या है, कम है। समझ में? अब यहां पे एक चीज समझ में आ रही है कि मास जो है वो वेलोसिटी के साथ एसोसिएटेड है। अब चार्ज का डिस्कस करते हैं। चार्ज ऑफ प्रोटॉन QP इज इक्वल टू 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम। QE 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम। ये माइनस का है प्लस का है, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है। मैग्नीट्यूड की बात करूं तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है भाई, क्वांटिटी तो इक्वल है। इट मींस क्या हुआ कि जब ये इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो इनका चार्ज इक्वल कैसे हुआ? बात आ रही समझ में? तो यहाँ पे एक चीज समझ में आ गई होगी, चार्ज इज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी। चार्ज जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। कोई भी ऑब्जेक्ट चाहे कितना भी तेज मूव करे, या मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूं कि भाई क्या लिख सकता हूं, चार्ज, चार्ज हम लिख सकता हूं क्यू से, क्यू रेस्ट इज इक्वल टू क्यू मूविंग। बात आ गई समझ में सभी को कि चार्ज जो है वो रेस्ट में हो चाहे मूविंग कर रहा हो, ऑलवेज भी इक्वल, ऑलवेज हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आएगी इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का? बिल्कुल अच्छे से आपको समझना है, नो टेंशन नो फिकर रहना है। ओके ठीक है, तो ये समझ लीजिएगा। ओके भाई, अगली प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। अगली प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। 4 नंबर की प्रॉपर्टी मैंने आपको करवा दी, नंबर 5 प्रॉपर्टी का डिस्कस करते हैं। चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज। दोनों के दोनों चार्ज के थ्रू प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, उत्पन्न किए जा सकते हैं। समझना क्या है कि चार्ज प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के दोनों प्रोड्यूस कर सकता है। कैसे? कि मैं यहाँ पे ज्यादा डिस्कशन इसके बारे में नहीं करूंगा, मैं आपको सीधा सीधा सा समझा देता हूं कि जब चार्ज है वो रेस्ट में होगा, चार्ज है वो किस में रेस्ट होगा, रेस्ट में होगा, तो ओनली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। चार्ज जो है वो क्या होगा भाई, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। चार्ज जाओ क्या होगा, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो प्रोड्यूस
इलेक्ट्रिक फील्ड ई से वेक्टर से डिनोट कर देंगे इसको, एंड मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर से इसको डिनोट कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के दोनों प्रोड्यूस करता है। फिर बात करेंगे चार्ज मूविंग विद नॉन कांस्टेंट वेलोसिटी। चार्ज जो है वो मूविंग होता है भाई, नॉन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है भाई, ठीक है ना। अब नॉन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ कई चीजें मूव करती हैं, बताएंगे कभी आपको फिर से फुर्सत में, अभी बता देंगे जाते जाते, ठीक है। कि चार्ज मूविंग विद नॉन कांस्टेंट वेलोसिटी, तो नॉन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जब चार्ज मूव करता है तो इसको एक चीज नाम और भी दे सकते हैं भाई, क्या बोल सकते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन, और इसको क्या बोल देंगे, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। इसको क्या बोल देंगे, नॉन एक्सेलरेटेड, इसको क्या बोल देंगे, एक्सेलरेटेड मोशन। ये क्या करेगा, चार्ज मूविंग विद नॉन कांस्टेंट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, एंड मैग्नेटिक वेव्स भी प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी प्रोड्यूस करेगा। ये इसकी एक टर्म और मिल सकती है आपको, एनर्जी भी प्रोड्यूस करेगा वो। बात आ रही समझ में। ये होगी चार्ज की चौथी प्रॉपर्टी, सॉरी पांचवी प्रॉपर्टी। चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, तीनों कंडीशन मैंने आपको बता दी। जब चार्ज रेस्ट में होगा तो चार्ज ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जब चार्ज मूविंग होगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज, ओके। एंड थर्ड इज चार्ज इज मूविंग विद नॉन कांस्टेंट वेलोसिटी या एक्सेलरेटेड मोशन, इसको क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या फिर एनर्जी, या फिर रेडिएशन। बात आ रही समझ में, बिल्कुल अच्छे से समझ लेना, ओके। तीसरे टॉपिक के बारे में हमने बात कर ली है, ठीक है। अब पांचवे के बारे में, पांच भी हो गए भाई, सॉरी छठी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। सिक्स्थ प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करेंगे कि सिक्स्थ प्रॉपर्टी कुछ ज्यादा बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है, ध्यान से इसको समझ लेना आपको, कि चार्ज जो है वो हमेशा हमेशा और हमेशा क्या होगा, कंडक्टर की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट रहता है। कहां पे, कंडक्टर की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट रहेगा। सिक्स्थ नंबर पे लिख दूंगा मैं, चार्ज इज ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द outer surface of any conductor। चार्ज ऑलवेज कहां पे प्रेजेंट होगा, कोई भी कंडक्टर की आउटर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट रहेगा। चलिए मैं बारे में बात करता हूं, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूं कि जैसे ये है एक स्फीयर है और ये क्या है, होलो स्फीयर, HOLLOW होलो स्फीयर है। अब होलो स्फीयर और एक हो गया हमारे पास, क्या हो गया भाई, ठोस सॉलिड स्फीयर। सॉलिड है भाई, ये क्या है, इसके मतलब अंदर भरा हुआ है जो भी है, ओके हाँ, खाली नहीं है, ये खाली है। दोनों के ऊपर जब ये चार्ज होगा ना दोनों के ऊपर, तो दोनों के ऊपर जो चार्ज है वो इक्वल प्रेजेंट होगा। दोनों के दोनों की जो कैपेसिटी होगी चार्ज को रखने की, है ना, चार्ज को रखने की, वो क्या होगी, दोनों की दोनों इक्वल होगी। ये भी उतना ही रख पाएगा, ये भी उतना ही रख पाएगा। ये आगे डिस्कस करेंगे हम इसी चैप्टर में, हाँ इसी चैप्टर में बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो उसमें हमें समझ में आ जाएगा कि चार्ज जो है दोनों के दोनों इक्वल रख सकते हैं भाई, कोई कम ज्यादा का मैटर है नहीं यहाँ पे, ओके ठीक है। और एक चीज और, जो क्या हो गए, सोप के जो बबल्स होंगे, है ना, बुलबुले, बुलबुला रे बुलबुला, ओके। तो जो सोप के बुलबुले होंगे ना, बबल्स होंगे, वो चार्ज करने पे फट जाएंगे। क्यों, क्योंकि चार्ज जैसे ही इसको चार्ज देंगे वो एक्सपेंड करेगा, उसकी सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मूव करने की कोशिश करेंगे। क्या कर कोशिश करेंगे भाई, मूव करने की कोशिश करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने की कोशिश करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स तो मूव करते हैं तो खाली बैठेंगे नहीं मेरी तरह, है ना, मेरी तरह खाली बैठने वाले है ही नहीं इलेक्ट्रॉन्स, एक जगह रुकने वाले है ही नहीं। तो जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो उसको फोड़ देंगे, उसको कैपेसिटी उसकी है ही नहीं उसकी रखने की, ओके। और इनके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं सरफेस के ऊपर मूव करेंगे, ओके ठीक है भाई। चलिए अब
लास्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, लास्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। सेवंथ प्रॉपर्टी, चार्ज लीक्स फ्रॉम शार्प पॉइंट ऑफ एनी सरफेस। चार्ज जो है वो लीक करेगा शार्प पॉइंट से, किसी भी सरफेस के शार्प पॉइंट से चार्ज जो है वो लीक करेगा। जैसे देखो, चार्ज को रखने की डेंसिटी, चार्ज की जो डेंसिटी, किसी भी सरफेस की जो डेंसिटी होती है वो होती है सिग्मा। किससे डिनोट किया जाएगा? उसको सिग्मा से डिनोट किया जाएगा। अब सिग्मा जो होता है वो रेडियस के एंटी प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसको बोल सकते हैं। सिग्मा जो होता है वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब मैं बात करूंगा किसी भी सरफेस की, जैसे ये सरफेस हो गई मेरे पास, ये कर्व्ड सरफेस हो गई, ये प्लेन सरफेस हो गई, और एक मेरे पास सरफेस हो गई ये ऐसी। कैसी सरफेस हो गई भाई? ऐसी। ऐसे लोग भी होते हैं भाई बहुत सारे, है ना, ऐसे लोग भी होते हैं भाई, बहुत नुकीले होते हैं, नालायक, है ना, बहुत नुकीले होते हैं। अब पता नहीं लगता ना ऐसे नुकीले हैं या नहीं है, ठीक है। अब लेकिन जब पता लग जाता तब उनसे दूर रहना ही बेहतर होता है। ओके, तो समय रहते ही आपकी लाइफ में भी ऐसे लोग हो या ऐसे लोग हो, ऐसे हो बिल्कुल सीधे मेरी तरह, उनके साथ रहना आपको अच्छा रहना चाहिए। ऐसे लोग होंगे, इस पे फिसल जाओगे, इस पे ये चुप जाएंगे, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, कि जैसे मैं इसको चार्ज देता हूं तो इसकी पूरी सरफेस के ऊपर चार्ज जो होता है यूनिफॉर्मली सेट हो जाएगा भाई, यूनिफॉर्मली सेट हो जाएगा। देखो ऐसे, जैसे प्लस मैंने इसको चार्ज दिया मान लो, ठीक है। जब मैं इसको चार्ज देता हूं तो इसके ऊपर ऊपर भी पूरी तरह से चार्ज ऐसे यूनिफॉर्मली सेट हो जाएगा। लेकिन जैसे मैं इसको चार्ज दूंगा भाई, जैसे मैं इसको चार्ज दूंगा तो इधर इधर से तो आता रहेगा, लेकिन इधर 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 एक ही जगह पे ये चार्ज हो जाएगा भाई, एक ही जगह पे चार्ज प्रोड्यूस होने लगेगा, एक ही जगह पे कलेक्ट हो जाएगा भाई। और ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। बात आ रही समझ में? नीचे इधर भी हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा। मतलब सीधी सी बात क्या है, यहाँ पे रेडियस क्या है? कम है। रेडियस क्या है? कम है भाई। जहां पे रेडियस कम हो जाएगी, जहां पे बिल्कुल छोटी डिस्टेंस हो जाएगी, नुकीला सरफेस हो जाएगा, शार्प सरफेस हो जाएगा, वहां से चार्ज जो है वो लीक करेगा। चार्ज जो हो क्या होगा? लीक करेगा। आप भी कभी देख लेना, कभी बताऊं आपको, बता देता हूं चलो मैं। मेरे साथ तो हुआ भाई, आपके साथ भी कभी हुआ होगा, भगवान चाहे आगे तो ना हो, लेकिन पास्ट में कभी हुआ है तो ध्यान में रख लेना। कि कभी आप मान लो इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के तार जोड़ रहे हो अपने घर पे। अब बिजली के तार जोड़ते जोड़ते टाइम पता है क्या होता है, कि कई कई बार जो नुकीले आगे से हम तार को कट करते हैं ना, वहां से तार थोड़ा सा टच हो जाता है, और वहां पे करंट जो है वो ज्यादा लगता है। रियल में लगता है भाई, मैंने फील किया है, बहुत लगाता है करंट, ठीक है। फिर जैसे नुकीले सरफेस पे टच होता है तो करंट तुरंत लग जाता है। अब वैसे पीछे की सरफेस पे आप टच करोगे ना तो वहां पे इतना करंट आपको फील नहीं होगा। बात आ रही समझ में आपको? तो यहां से कई चीजें समझने लायक हैं। आप बैटरी जो होती है, बैटरी, बैटरी के स्विच जो होते हैं, जो उसके प्लग होते हैं, टर्मिनल होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दोनों को टच करके देखो, इतना करंट फील नहीं होगा। लेकिन दोनों के ऊपर वायर को टच करके फिर अपनी जीभ के टच करके देखो, आपको पता लग जाएगा क्या होता है। समझ में आ रही मेरी बात? ये सारा मैटर होता है कि चार्ज जो होता है वो ये होता है डेंसिटी, और ये होता है रेडियस। तो चार्ज की जो डेंसिटी होती है वो रेडियस के एंटी प्रोपोर्शनल होती है, और रेडियस के एंटी प्रोपोर्शनल होगी तो सीधी सी बात है, क्या बात है भाई, सीधी सी बात यही है कि वो जितनी कम रेडियस होगी उसके ऊपर उतना ही ज्यादा चार्ज प्रोड्यूस होगा। जितनी कम रेडियस होगी उसके ऊपर उतना ही ज्यादा चार्ज प्रोड्यूस होगा। अच्छा, लास्ट प्रॉपर्टी और बच रही भाई हमारी, एक प्रॉपर्टी और बच गई हमारी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वो भी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो भी प्रॉपर्टी क्या है? इंपॉर्टेंट है। एट्थ प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसमें क्या कहा गया कि चार्ज इज चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है भाई। कैसे होता है? जैसे देखो, अभी मैं आपको समझाता हूं
कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, इसमें मैं बात करूं कि फंडामेंटल चार्ज मैंने कल आपको बताया था, फंडामेंटल चार्ज क्या बताया था, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बताया था, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कितना था 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम, ये था भाई। अच्छा ये देख ले कि ये स्मॉलेस्ट चार्ज भी है भाई, कितना स्मॉलेस्ट है। कल मैंने एक चीज बता दी थी कि जब न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में बात करेंगे तो उसमें तो और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स आ जाएंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे सबसे छोटा चार्ज यही है। अब किसी भी बॉडी को हमें चार्ज देना है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें चार्ज देना है, तो सीधी सी बात है या तो उसको इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे और या उससे इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। सीधी सी बात है, मतलब क्या आएगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट से मैं इलेक्ट्रॉन निकाल लूंगा तो उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने मैंने इलेक्ट्रॉन निकाले, जैसे मैंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो उसके ऊपर कितना चार्ज आया, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा वो अलग बात है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं सिर्फ मैग्नीट्यूड की। तो किसी भी बॉडी से मैंने मान लो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, अब जैसे मैंने उससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, इसका मींस इसका मींस क्या हुआ, इसके ऊपर चार्ज जो आया है वो 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल आया है, 2 इंटू में चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात आ रही समझ में आपको सभी को, ओके। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जो दिया गया चार्ज है वो हमेशा इक्वल होगा, प्लस या माइनस, पॉजिटिव हो या नेगेटिव होगा। चार्ज उसको पॉजिटिव दे रहे हैं नेगेटिव दे रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं दे रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एन इंटू में ई, एन इंटू में ई, एन यहां पे क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां पे एक चीज ध्यान में रखनी है, एक चीज ध्यान में रखनी है कि n इज ऑलवेज इंटीजर, n इज एन इंटीजर, इंटीजर n जो होता है वो क्या होगा भाई, एक इंटीजर होगा। कभी भी आप n की वैल्यू ऐसी नहीं रख सकते कि जैसे 2/3, 5/4, 3/2, ऐसी वैल्यू नहीं रख सकते। कैसे, अब किसी भी ऑब्जेक्ट को चाहे तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, 2 निकाल लूंगा, 3 निकाल लूंगा, भाई 10 निकाल लूंगा, 1000 निकाल लूंगा, लाख निकाल लूंगा, वो मर्जी डिपेंड करता है कि कितना चार्ज उसको देना है। लेकिन ऐसा थोड़ी मैं आधा इलेक्ट्रॉन निकाल लूंगा, पूरा इलेक्ट्रॉन 1.5 इलेक्ट्रॉन निकाल लूंगा, 2.5, 3.25, है ना, 4.25, ऐसा नहीं निकाल सकते ना। इसलिए कहते हैं चार्ज इज क्वांटाइज्ड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। बात आ नहीं समझ में, क्लियर है। जैसे मैं मार्कर लेने जाऊं, जो चार्ज वो क्वांटाइज्ड है, मार्कर वो क्वांटाइज्ड है, 1 मार्कर लाऊंगा या 2 लाऊंगा, 3 लाऊंगा, 10 लाऊंगा, ये थोड़े आधा मार्कर देते भाई, 1.5 मार्कर देते, ये कहूंगा क्या उसको, नहीं कहूंगा ना। खाना हम खाते हैं तो खाना क्वांटाइज नहीं है, उसको हम गिन नहीं सकते, आधा दूध, है ना, ये 1 दूध, 2 दूध, 3 दूध, ऐसे थोड़ी कहेंगे, नहीं कहेंगे ना, है ना। छोटे छोटे बाइट्स के रूप में उसको तोड़ के कर सकते हैं। लेकिन क्वांटाइज जैसे बोर्ड है, मैं लेने जाऊंगा तो क्या कहूंगा, पूरा बोर्ड दे दे भी दुकान पे, क्या कहूंगा, आधा बोर्ड दे दे, 2.5 बोर्ड दे दे, 1.25 दे दे, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते। चार्ज जो होता है हमेशा क्या होगा, क्वांटाइज्ड होगा भाई। चार्ज जो होता है वो हमेशा क्वांटाइज्ड होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम चार्ज नहीं दे सकते। बात आ रही समझ में, ठीक है। तो ये हो गई चार्ज की प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। कल हम बात करेंगे चार्ज के बारे में, बहुत सारा डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो क्लियर हो गई होंगी, है ना। प्रॉपर्टीज का कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक बात बताओ, मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्वेश्चन मेरा क्या है, अरे भाई तू भी सेट हो जा, तेरे भी क्या दिक्कत होगी। ठीक है भाई, आज का डिस्कशन हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, ओके, ठीक है। बाकी सारी चीजें इस हिसाब से होती रहेंगी, ठीक है। और बाकी वीडियोस को भी आप एंजॉय करना, क्योंकि जो माइक है वो डिस हो गया है, ये अब चलने की गुंजाइश में है नहीं, इसलिए मेरे को वीडियो यहीं पे स्टॉप करनी पड़ेगी, वरना आपको आवाज क्लियर नहीं आएगी, ओके, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, ओके, लव यू ऑल, बाय।